ना हकदारों के लिए ना हत्यारों के लिए, देश का कानून सख्त है सिर्फ गरीबों के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्या कानून सबके लिए समान है? कहानी सुनने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनते ही आपको एक बात अच्छे से हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। भारत के हाई कोर्ट यानी कि देश की बड़ी अदालत ने कैबिनेट मिनिस्टर और 5 बार उत्तर प्रदेश में विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा पाए इन आरोपियों ने केवल 10 दिन जेल में बिताए। इसके बाद ये एक बीमारी का बहाना बनाकर आलीशान घर में रहे। बीमारी बीआर मेडिकल हॉस्पिटल ने डिक्लेयर की थी। आपको याद दिला दें, ये वही हॉस्पिटल है जिसमें 2 साल पहले 45 बच्चों की एक दिन में ही मौत हो गई थी, वो भी गलत दवाई देने से। और 5 साल बाद दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब देखकर हम हैरान थे ही। तभी इसी विधायक जी के बेटे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जब उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो अचानक एक चमत्कार हुआ और उसको भी रिहा कर दिया गया। ये रिहा अदालत ने नहीं किया बल्कि सरकार ने किया। सबसे कमाल की बात यह रही कि सभी आरोपियों को सीबीआई ने पकड़ा था और सबूतों के साथ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार भी रखा था। इस केस की शुरुआत होती है 2003 से। मधुमिता नाम की एक लड़की जो स्टेज और टीवी पर कई कार्यक्रमों में कविताएं सुनाया करती थी। मधुमिता की ज्यादातर कविताओं में देशभाव जैसी भावनाएं देखने को मिलती थी, यानी कि कह सकते हैं एक मोटिवेशन टाइप। मधुमिता अपने इस काम से आसपास के इलाके में मशहूर भी थी। उन दिनों मधुमिता अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ लखनऊ में रहा करती थी। मधुमिता इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तभी 10 मई 2003 को 2 शख्स मधुमिता के घर पर डोर बेल बजाते हैं। उस दिन परिवार पूरा घर पर था। मधुमिता अपने घर पर नौकर को आवाज लगाती है कि हरि प्रसाद गेट खोलकर देखो कौन आया है। हरि प्रसाद गेट खोलते हैं तो 2 युवक अंदर घुस आते हैं। हरि प्रसाद गेट खोलते हैं तो दोनों युवक अंदर घुस आते हैं और मधुमिता को गोली मार देते हैं। इससे पहले घर पर कोई कुछ समझ पाए, हमलावर फरार। हरि प्रसाद और घर के बाकी लोग मधुमिता को संभालते हैं। उसके बाद आनन फानन में परिजन मधुमिता को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मधुमिता को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद मधुमिता का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले बताते हैं कि मधुमिता 7 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। मधुमिता की हत्या की खबर हर जगह आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसे सुनते भी थे और उसे पसंद भी करते थे। लोगों को इस बात का पता चला तो प्रोटेस्ट किए गए और लोगों में मधुमिता की हत्या को लेकर गुस्सा भी था। न्यूज चैनल्स और अखबारों में हालांकि इतना ही बताया गया कि किसी ने मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यूज चैनल्स और अखबार में ये नहीं बताया जाता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट भी थी। अब प्रेग्नेंट वाली बात मीडिया और पुलिस ने दबा दी। पुलिस मधुमिता के घर वालों के और उनके नौकर हरि प्रसाद के बयान लेती है और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस केस में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है और ना ही बीते 10 दिनों में पुलिस ये पता लगा पाती है कि हमलावर कौन थे और कहां भाग गए। कुछ भी नहीं। जैसे कि आपको बताया कि मधुमिता को चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। सरकार के ऊपर दबाव बनता है। मधुमिता के परिजन भी कई जगह पर एप्लीकेशन यानी कि पत्र देते हैं कि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मधुमिता के परिजन पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। मायावती के ऊपर भी दबाव आया इस केस को लेकर। मजबूरन मायावती को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और जब पत्रकारों ने सवाल किए कि इस केस में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो मायावती भी मजबूर हो गई। मायावती ने 30 मिनट का ब्रेक लिया और फिर कहा कि अगर मधुमिता के घर वाले चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो मधुमिता के घर वालों को लिखित में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जाहिर है मधुमिता के घर वाले क्यों मना करेंगे। उनको पता था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है
मधुमिता के घर वाले सीबीआई को पत्र लिखते हैं। पत्र में लिखा जाता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हम सीबीआई से गुहार लगाते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ मिले। अब केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू करती है। सीबीआई मधुमिता शुक्ला के फोन की कॉल डिटेल्स निकालती है। इसमें ज्यादातर कॉल्स अमरमणि त्रिपाठी की मिलती है। सीबीआई अमरमणि त्रिपाठी से पूछताछ करती है तो शुरू में तो अमरमणि पुलिस को बेतुके जवाब देते हैं, पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सच बताना शुरू करते हैं। पूछताछ में अमरमणि बताते हैं कि उन्होंने ही हत्या करवाई है मधुमिता की, क्योंकि मधुमिता प्रेग्नेंट थी और वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। अमरमणि बताते हैं कि इस हत्या में उसकी बीवी भी शामिल रही, क्योंकि उसे भी मधुमिता पसंद नहीं थी, उसे जलन थी मधुमिता से, और हत्या करने के लिए इन्होंने उन्हीं के गांव के 2 लड़कों को कहा था। सीबीआई इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मुन्नी त्रिपाठी को गिरफ्तार करती है और जो 2 शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। सीबीआई चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। करीब 4 साल केस की सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है। 2006 में उत्तर प्रदेश सेशन कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद ये लोग अपील करते हैं कि ये बेकसूर है, इन्हें रिहा किया जाए। इसी दौरान मधुमिता की फैमिली को धमकियां भी मिलती हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मधुमिता की फैमिली पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। वो पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक ये बात पहुंचवाती हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और कोर्ट से आग्रह करती हैं कि केस को जल्द ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट इस बात को समझती है। केस को के नैनीताल हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है और इन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसी केस में जब से पकड़े गए थे तब से ही कानून का मजाक हो रहा था। अमरमणि और उसकी पत्नी की अजब उम्र कैद की गजब रिहाई। शुरू में पकड़े जाने के बाद ही ये दोनों अपनी एक बीमारी का बहाना बनाते हैं और हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सख्त जरूरत है, और फिर इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। ये हॉस्पिटल गोरखपुर में है। पिछले 6-7 साल की रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं कि इनका लगातार इलाज चल रहा है। 10-12 दिन ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट रहते हैं। अच्छा, ये जो बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल है ये वही हॉस्पिटल है जिसमें 2-3 साल पहले 40-45 बच्चों की गलत दवाई देने से एक ही दिन में मौत हो गई थी। इनके 10-12 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद इनका हॉस्पिटल में ही आलीशान घर बनवा दिया जाता है। अब पति पत्नी दोनों अपने आलीशान घर में रहते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार इन्हें 10-12 गार्ड भी मुहैया करवाती है। इनमें एक पुलिस वाला भी होता है जो कोर्ट की तरफ से आया था, वो इसलिए कि कहीं कैदी भाग ना जाए। हालांकि ये जेल से लाए गए अपराधी थे जो हॉस्पिटल लाए गए थे, पर इनकी सुरक्षा में सिर्फ एक पुलिस वाला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी क्या चलती होगी क्या नहीं। इसके बाद इन्हें कई जगह पर शादियों में, पार्टियों में भी देखा गया, पर कभी किसी न्यूज चैनल ने इस बात की कोई खबर नहीं छापी। तभी एक दिन इनके वहां उस आलीशान घर में एक लड़का आ जाता है अपनी नौकरी के लिए। उसकी ख्वाहिश थी कि वो सीधा इंस्पेक्टर से भर्ती हो जाए। दरअसल ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। उस लड़के ने अपने शर्ट में एक हिडन कैमरा भी लगा रखा था। पैसों की बातचीत होती है और दोनों में डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद सामने आता है वो वीडियो जिसमें एक लड़का मंत्री महोदय से पैसे की बातचीत कर रहा है कि उसे इंस्पेक्टर से भर्ती होना है। वीडियो हर जगह लीक हो जाता है। वीडियो में देखा जाता है कि कैसे सजा पाए कैदी एक आलीशान घर में रह रहे हैं और सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं। जी चाहे वहां घूम रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को पैसे में नौकरियां भी दिलवा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमरमणि त्रिपाठी का कितना बड़ा रुतबा रहा होगा। वीडियो सामने आने के बाद भी न्यूज चैनल्स और अखबार इन चीजों को नहीं छापते। कुछ छोटे पत्रकार पूछते हैं कि इन्हें क्या बीमारी है, यानी कि बीमारी की वजह क्या है, तो कोई जवाब नहीं मिलता उन्हें। इनकी बीमारी क्या थी ये तो आज तक किसी को इस बारे में नहीं पता चला। इनका करीब 1 साल बीत जाता है, तभी अमरमणि त्रिपाठी का लड़का अमन त्रिपाठी शादी कर लेता है। शादी को करीब 1 साल बीत जाता है। इसके बाद खबर आती है कि अमन त्रिपाठी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया और अमन त्रिपाठी बाल बाल बच गया, पर उसकी पत्नी की मौत हो गई।
जो लड़की मरी थी उसके घर वालों को शक होता है कि अमन तो बाल बाल बच गया पर उनकी लड़की मर गई। यहाँ तक कि अमन को कोई खरोच भी नहीं आई। कुछ दिन बाद ये मामला भी सीबीआई में पहुंच जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताती है कि अमन ने इसकी हत्या की है और अमन त्रिपाठी ने इस हत्या को छुपाने के लिए इस हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। अमन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अमन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अमन के साथ भी चमत्कार होने शुरू हो गए। उम्र कैद की सजा पाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अमन को 1 साल के अंदर ही रिहा कर देती है। अमन के रिहा होने के 2 महीने बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मुन्नी त्रिपाठी को भी रिहा कर दिया जाता है। मधुमिता के घर वाले अब कहाँ गुहार लगाए। इस मामले पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उम्र कैद की सजा पाए आरोपियों को जेल में रखने की बजाय बाहर रखा जाता है और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक घटना है। और फिर उनके बेटे को उम्र कैद होती है, वो भी रिहा कर दिया जाता है। ये एक कानून का स्माइली वाला मजाक था। ये सब काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि किसने किया होगा और कैसी सरकार रही होगी और किसकी सरकार रही होगी। इन बातों को ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये जब रिहा किए गए उन बातों को 2-3 साल ही हुआ है। हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। खुद का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब जाना होगा। बाय।